राधा रमन जी की कृपा वही था कि बहुत बड़े बड़े एम्स नहीं थे, ठीक है। छोटे छोटे चीजों को चूज किया और बहुत सारी चीजों को नहीं। मतलब जैसे आजकल के पेरेंट्स बच्चों को वैरायटी दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन ही उनको किसी भी चीज में एक्सेल नहीं करने देती। आई थिंक माई मदर नेवर आस्क्ड मी कि आपको कौन सी स्पोर्ट खेलनी है। घर के पास स्केटिंग रिंग था, बिल्कुल पैदल पे डाल दिया, स्केटिंग करते करते 1 साल लगा सीखने में, फिर धीरे धीरे स्पीड स्केटिंग में आ गए, फिर धीरे धीरे अपने वो हंसराज पब्लिक स्कूल था उसी की हॉकी टीम में आ गए, उसके बाद फिर स्टेट में ले लिया, फिर उसके बाद नेशनल आ गए, फिर एक दिन पता चला कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना। बस तो बड़ा सहज, इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल। एक्चुअली आजकल लोग आई थिंक सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि पहले गोल देख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि वो प्रेशर बन जाता है कि अरे ये तो करना यहाँ पहुंचना ही है। पर क्या होता है कभी कभी हम जब एक एक स्टेप को रिलिश करने लगते हैं ना, तब अपने आप आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी चीज देखो तो बच्चा डर जाता है। पर जब धीरे धीरे आप किसी चीज में एक्सेल कर रहे हो, पहले मैथ्स में अच्छी थी, 10th में आके पता चला कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में, तो बहुत ज्यादा रुचि थी। उसके बाद धीरे धीरे मैथ्स में रुचि थी तो अकाउंट्स ले लिया। उसके बाद धीरे 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 मेरे बोर्ड्स में आई गॉट 100 out of 100 इन मैथ्स। तो पता चला कि मैथ्स तो एक्चुअली मेरा फोटे है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे एक्सप्लोर किया और उसमें रुचि बढ़ती रही, फिर एक्साइटमेंट हुई। तो मुझे लगता है हर पेरेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपने बच्चे को अगर क्लैरिटी से ग्रो करना चाहते हैं ना, यू डिसाइड फॉर देम व्हेन दे आर वेरी स्मॉल। फिर उसके बाद नो डेविएशन। आपको लग रहा है कि आपकी फ्रेंड का बच्चा किसी और स्पोर्ट में एक्सेल कर रहा है, ये सोच के आपने अपने बच्चे को शुरू से जिस स्पोर्ट में डाला है उसको आप स्विच करा दोगे, तो जब उसका उस स्पोर्ट में एक्सेल करने का या पॉलिश होने का टाइम आया, आपने उसको फिर 0 पे लाके खड़ा कर दिया। यस यस यस, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं तो अपनी बच्चों को, मैं तो आपको सच्ची बताऊं, नो प्रेशर, बट मैंने तो अपनी दोनों जो छोटे हैं हमारे भवभूति कृष्ण जी हैं, ठीक है, हम जी को मांगा था ना भगवान से कि मुझे पुत्र अपने लिए नहीं चाहिए, मेरी प्रजा को सही रास्ता दिखाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो भगवान स्वयं 4 रूपों में आ गए। तो मैंने भी राधा रमन जी से यही प्रार्थना की थी कि मेरा इसका कोई मतलब नहीं है, आपका सेवक चाहिए। तो अब पहले लगा कि ठीक है, कई लोग बोलते हैं माँ अपने भवभूति जी को तो सेवक के रूप में राधा रमन जी का मांग लिए दीदियां। तो मैंने कहा उसके बाद राधा रमन जी ने अनप्लान वे से निमाई पाठशाला भी तो शुरू करिए। अब किसको आगे कौन संभालेगा? भवभूति जी तो प्रचार करेंगे, भागवत जी करेंगे और राधा रमन जी की सेवा करेंगे। तो जो ये सूत्र स्तोत्र शास्त्र का ज्ञान है ये मेरी छोरियां देंगी। क्या बात है, बहुत तो आई थिंक जब ये क्लैरिटी, और इसी क्लैरिटी से मैंने शुरू से ही उनको श्लोकों का अध्ययन कराया है, उनको कोई बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं दिए, उनको कथा कल्चर में बड़ा कंफर्टेबल किया है। आज अगर 6 साल के बच्चे को आप 3.5-4 घंटे कथा में एक टाइम पे बैठने को कहो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत, हम लोग ना बैठ पाए शायद। पर जैसे अब हम उनका अभ्यास करते हैं, तो अभी महाराज जी 2 समय कथा कर रहे हैं, दोनों सत्रों में पूरा मेरी दोनों बेटियां बैठती हैं। तो ये है कि बच्चे क्या बनेंगे जी, उसका मोस्ट वाइटल रोल उसमें प्लेड है माता पिता का, और पिता का भी नहीं, माता का ज्यादा, बिकॉज माता का जो कहते हैं ना कि जो गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को जो आकार देने वाला है ना, वो तो कुम्हार ही है। वो माँ है। चाहे कुम्हार की पत्नी भी हो, ये भी हो, पर मिट्टी का जो शेप है वो तो जो कुम्हार के हाथों में आ रहा है वो ही बनेगा। जी जी जी। तो वो माँ है एक बच्चे के लिए। राइट। तो पहले तो आप पेरेंट्स को खुद क्लैरिटी होना चाहिए कि ये चीज है। मेरी मदर ने बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखी, मैं आपको सच्ची बताऊं। घर के बिल्कुल पास रिंग था, कोई आने जाने का झंझट नहीं, खुद भी हम लोग स्केट्स पहन के स्केटिंग करते हुए चले जाते थे। अच्छा। और जब पढ़ाई का भी आया तो बिल्कुल पास वो धीरे धीरे ग्रेजुअली रुचि ग्रो होती गई। बहुत सुंदर। और स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सिखाता है। आजकल के पेरेंट भी इस चीज़ को आप समझते हैं, जब उन्होंने देखा कि बच्चा पूरे टाइम मोबाइल लेके बैठा हुआ है या अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसको भेजना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स से आपने क्या सीखा? मैं आपको सच्ची बताऊं, हर एक बच्चे के लिए स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल करना एक अलग बात है। एक नेगेटिव एनर्जी या अपने अंदर जो एक्सेस एनर्जी है उसको वेंट आउट करने के लिए।
ये जो एक्सेस एनर्जी हम लोगों में आती है ना बच्चों में, स्पेशली यूथ यंगस्टर्स जो होते हैं जिनमें जो इतने एनर्जेटिक हैं पर वेंट आउट करने के लिए जगह नहीं है, कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है जी, बाहर फ्रेंड्स की अपनी अपनी लाइव्स हैं, पेरेंट्स देखो खुद तो दे नहीं पाते समय पर रिस्ट्रिक्शंस पूरे रखने के प्रयास करते हैं जी, तो स्पोर्ट्स क्या है, आपकी उस एनर्जी को बाहर निकालने का एक साधन है। तो इट डजंट मैटर कि आपको भी भारत, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे भारत को रिप्रेजेंट करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्केटिंग जाना मेरी पूरी दिनचर्या के अंदर मेरी उस एक्सेस एनर्जी को एग्जॉस्ट करना था, कि रात में जब मैं घर आती थी आई यूज्ड टू बी सो टायर्ड कि मेरे पास कुछ क्या आप कह लो कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं उनके प्रति अपनी अटेंशन को देने का, मैं आपको सच कह रही हूँ, आई हैड नो टाइम। क्योंकि पहले सुबह प्रैक्टिस, फिर स्कूल, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर से प्रैक्टिस, घर आओ और सो जाओ। मतलब बच्चे को आप जितना वेकेंट रखोगे, और वेकेंट बच्चा कब होता है जब आप उसको प्रोडक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो आप उसको इन्वॉल्व करो, कुछ ना कुछ टास्क उसकी लाइफ में हो। खाली दिमाग तो शैतान का घर है। फिर वो खाली दिमाग फिर फोन की इंस्टाग्राम रील्स से भरेगा, वो खाली दिमाग इधर उधर की बातें देखने में भरेगा। तो भरना तो है खाली दिमाग, अब वो आप अच्छी चीजों से भरना है या अच्छी चीजों से, और उनको इन्वॉल्व रखो बच्चों को। बच्चों का आई थिंक अप टू द क्लास ऑफ 12th इनका ऐसा रूटीन होना चाहिए कि सुबह से लेके रात के 9 बजे तक बच्चे के पास समय नहीं होना चाहिए। पर पहले क्या थे ना, पेरेंट्स वर फुली डेडिकेटेड, राइट, मैं आपको सच बोलती हूँ, पहले के पेरेंट्स की साइकोलॉजी थी कि बच्चा बनाना है। शायद मेरी मदर, माय एल्डर सिस्टर इज अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, लाइक शी इज फिजिकली 4 years elder to me, बट मेंटली उनका जो ब्रेन है वो केवल एक 3 साल के बच्चे जितना है। तो जब वो बॉर्न हुई थी तो वो क्रॉल भी नहीं करती थी एक जगह बैठ, लाइक यू नो आप कह लो बस एक फ्लैश पड़ा है आपके घर में, ना चल सकती हैं, आंख भी ब्लिंक नहीं करती थी। पर आज मेरी उसी सिस्टर को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, UN से इनविटेशन आया है, शी इज गोइंग, शी इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन स्विम विद 1 arm and 1 leg। आर्म लेग है उनकी पर फंक्शनल नहीं है, बिकॉज वन साइड ऑफ द ब्रेन इज नॉट वर्किंग। और दूसरा ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? केवल आपको मैं बताऊं, मेरी मदर ने जब मेरी सिस्टर को स्विमिंग सिखाना चाहा जी, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मेरी मदर को ऐसा मन हुआ कि एक बार हम फ्लाइट से जा रहे थे तो बहुत टर्बुलेंस हुआ, ठीक, तो ऐसा उन्होंने बोला कि शायद वाटर पे लैंड हो सकता है। तो मेरी मदर थोड़ा घबरा गए, ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर थी, तो मेरी मदर को उस समय भाव आया कि अगर गिर गया तो मेरी बेटी को तो तैरना भी नहीं आता है तो बचेगी नहीं। वो थॉट उनके दिमाग में वहां से आया। और फिर ये अगले दिन ले गई मेरी बहन को स्विमिंग कोच, तैरना तो सीखना है। वो कहते हैं आप क्या, आपको मेंटली आप ठीक हो? जो आप ऐसे बच्चे को जिसको ना चलना आता है, ना उनको बात करनी आती है, ना उनकी आंखों की कोऑर्डिनेशन है इतनी अच्छी। जी। मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो सिखाना है। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं सिखा सकते जी, आपको सिखाना है तो आप पूल को रेंट करिए। अच्छा। आप एक डिस्क्लेमर साइन करिए कि कोई भी हादसा होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और आप खुद सीखिए फिर सिखा लीजिए। तो मेरी मदर एट द एज ऑफ 50 आई थिंक 4 उन्होंने कहा ठीक है। मेरी मदर ने 1.5 साल, जो आज तक कभी स्विम नहीं करी थी, खुद सीखा। उन्होंने 1.5 साल रेगुलरली जाके स्विमिंग सीखा। और फिर दे मेड हर साइन कि अगर पानी में डूब जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। और फिर मेरी मदर ने सिखाया, और आज मेरी सिस्टर को आप ओशन के डीपेस्ट वाटर्स में डाल दो, सब स्विम कर करके थक के डूब जाएंगे, वो नहीं डूबेगी। उनका ऐसा, उनका ठाकुर जी की कृपा है। मैं आपको बताती हूँ, आप करना चाहो, भैया किसी ने कभी सोचा था कि चंद्रमा पे कोई जा सकता है? चले गए ना, चले गए। किसी ने कभी, हम जो नहीं सोच सकते ना वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसने ये बनाया है ना वो उसने ये सब कुछ सोच के ही बनाया। सही बात है, तो भगवान का अंश है, हम तो ये सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। क्या कभी हमने सोचा था कि एक समय पे प्लेन्स में जहाँ पे पहुंचने में महीनों की यात्राएं होती थी, 1 घंटे में आप लैंड कर जाओगे? सही बात है। आप भारत से अमेरिका, इतनी, मतलब बिल्कुल कह लो आप सबसे फारदेस्ट प्लेस, आप कभी
12 घंटे की फ्लाइट में वहां पहुंच जाओगे। अगर आप देखो, आज जो हम चीजें फिक्शनल समझते हैं ना, हाँ, वो चीजें कुछ साल बाद जब संभव हो जाएंगी, तब बच्चे कहेंगे कि आप इसको, आज आप कुछ साल पहले चले जाओ, 200 साल पहले चले जाओ, 300 साल पहले, ठीक है, तो आप ये बोलो कि उड़न खटोले में बैठ के उड़ के जाएंगे, तो लोग हंसते होते हैं कि पागल है, पता नहीं कैसी बात करते हैं, उड़न खटोला, इनको पहले तो लेकर जाओ, कुछ झाड़ा झूड़ा दिलाओ बाबा का, क्या सोच रहे हैं। और आज देखो वही टेक्नोलॉजी ने संभव करते, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। राइट। अगर एक शरीर एक दूसरे शरीर को जन्म दे सकता है, अगर एक व्यक्ति बिना सोचे समझे हर समय सांस ले सकता है, तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वाह, ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल थॉट।